हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं आज बस उसी के आगे जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था, बस उसी के जस्ट आगे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, क्यों मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें फंसते हैं और समझ नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, एमसीक्यू लेवल के हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, आपको बेहतर रूप से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। लिखा है व्हाट डज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी इंडिकेट। जी की स्मॉल वैल्यू आपको क्या इंडिकेट करता है? तो जी का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है आपको क्या पता होता है? जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। वो भी ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत ही बड़े हों या फिर बहुत ही छोटे हों, बहुत ही मीडियम साइज के हों, अगर उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वही हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स होता है। जी का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट डज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी इंडिकेट। जी की स्मॉल वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? तो आपको पता है कि जी केवल और केवल जो इंडिकेट करता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट के बीच कम हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए? बहुत ही कम हो जाए। अगर ये दो टाइप में हो सकता है ना, या तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा या तो लोएस्ट होगा, दो कंडीशन हो सकती है, या तो ग्रेटेस्ट होगा और या तो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो इनमें दो चीजें हमें दिखाई देती हैं। फोर्स कहीं कहीं अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप मैग्नेट को आयरन के साथ लेते हैं तो वहां फोर्स बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, किन्हीं दो हाथों को आपस में साथ लेके आते हैं तो इसमें अट्रैक्शन तो होता है बट बहुत ही कम होता है, क्योंकि हर एक बॉडी के पास, मैंने बोला है कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जहां पर बहुत ज्यादा होता है वहां पर वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं और जहां पर कम होता है वो वस्तुएं आपस में चिपकती नहीं है। तो हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू टाइप्स में डिवाइड होता है, या तो बहुत ज्यादा होगा या तो बहुत कम होगा। अगर बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि अब जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यदि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉल वैल्यू का मतलब, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स लोएस्ट कब होता है, तो आप कहेंगे जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट या किन्हीं दो बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तब हम उसे कहते हैं कि वहां पर जी की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, बहुत कम होगी जब बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा तब होगा जब बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज द वेट ऑफ ए बॉडी मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। अभी तक हमने बताया जी की वैल्यू कहाँ पर स्मॉल होती है, कहाँ पर ग्रेटेस्ट होती है, या आपका बहुत ज़्यादा कहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अब आपको एट व्हाट प्लेस, अब आपको वो जगह बतानी है। अब क्या करना है? आपको वो जगह बतानी है। एट व्हाट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी का ऐसा कौन सा पृष्ठ है, ऐसे कौन से स्थान का पृष्ठ है जहां पर वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम, किसी बॉडी का वेट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है, या फिर क्या होता है? बहुत ही मिनिमम हो जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ऐसा पृथ्वी का अर्थ सरफेस कौन सा है, ऐसा कौन सा पृथ्वी का सरफेस है, कौन सा ऐसा पृष्ठ है जहां पर किसी भी बॉडी की,
जहां पर क्या है, किसी भी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपको पृथ्वी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, पृथ्वी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, आपको पता है पृथ्वी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तभी जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी अर्थ की सरफेस है जहां पर किसी भी बॉडी का वेट मैक्सिमम होता है। आपको क्या बताना है, बॉडी का वेट मैक्सिमम होता है। तो चलिए खुद को ही तौल लीजिए। अभी आप जमीन पर होते हैं तो आप काफ़ी भारी होते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो आप थोड़े से हल्के हो जाते हैं, एंड वहाँ पर जब आप जाते हैं जहाँ पर पूरी तरह से हवा का दबाव खत्म हो जाता है, वहाँ पर आप थोड़े से और हल्के हो जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा पर कोई आदमी अगर जाता है तो उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। यही बताया जाता है कि चंद्रमा पर अगर कोई आदमी जा रहा है तो वहाँ पर उसका वेट बहुत ही कम हो जाता है। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में चंद्रमा पर उसका वेट बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है तो उसका वेट बढ़ेगा कि घटेगा, तो ऑफ कोर्स पृथ्वी पर आएगी तो वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि वो प्लेस एट द पोल है, क्या है, पोल है। अर्थ का पोल ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बॉडी का वेट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब वस्तु किस पर होगी, पोल पर होगी। जब वस्तु पोल पर होगी तभी उसका वेट क्या होगा, बॉडी का मैक्सिमम होगा। और अगर आपसे कोई पूछता है भैया मिनिमम कब होगा, तो आप कह दो एट द इक्वेटर। किस पर, इक्वेटर पर अगर है तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ऐसी अर्थ सरफेस पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर किसी बॉडी का वेट मैक्सिमम होता है। अर्थ सरफेस पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर किसी भी बॉडी का वेट मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो आपको आंसर के हिसाब से पता चला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अर्थ के पास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि पोल पर यदि कोई बॉडी है, एट द पोल है, तो उसका बॉडी क्या होगा, बहुत ही मैक्सिमम वेटेड का होगा, वेट उनका बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट क्या है, बॉडी इक्वेटर पर पहुंच जाती है तो उसका बॉडी का जो वेट है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आई। बॉडी का मिनिमम वेट इक्वेटर पर, मैक्सिमम वेट पोल पर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स, ये तो दुनिया को पता है कि पृथ्वी आकर्षित करती है आपको, हमको, वस्तुओं को, किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को अर्थ क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसके पास वेट बहुत ज़्यादा है और उसका अट्रैक्शन पावर भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपसे कर रहा है कि अर्थ अट्रैक्ट्स टू ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्स। एक कोई भी दो वस्तु है, कोई भी क्या है, दो वस्तु है। एक वस्तु ये है आपकी, ठीक है, एक वस्तु आपकी ये है और दूसरी वस्तु आपका जो है ये है। मान लो दूसरी वस्तु कौन सी है, ये वाली वस्तु है। ये दो आपकी वस्तुएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोई भी दो वस्तु है, मान लिया बॉडी A1, बॉडी 2, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। कह रहा है इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स टू ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ, ये है आपका अर्थ, क्या है ये, अर्थ है। यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया अर्थ। इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स टू ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्स, इसको भी और इसको भी, दोनों को ये क्या कर रहा है,
पृथ्वी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी साथ साथ कह रहा है कि मैं दोनों को इक्वल फोर्स से क्या कर रहा हूं, इक्वल फोर्स से क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अर्थ क्या कहता है, देखो, इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो वस्तुएं थी, कोई भी दो वस्तुएं थी, कोई भी दो बॉडीज थी, जिसको अर्थ क्या कर रहा है, एक इक्वल फोर्स से, एक इक्वल फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। We say that their masses must be equal, क्या हम कह सकते हैं इसका और इसका दोनों का मास जो है क्या वो इक्वल है। हमें बताना है क्या इस पिंड का वेट इस पिंड के इक्वल है और इसका मास इसके इक्वल है। हमें दोनों चीजें बतानी है। आप मास के लिए फिलहाल बता दीजिए, वेट तो अपने आप पता चल जाएगा। तो क्या आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऊपर से नीचे आती है, तो ये नहीं देखता कि किसका वेट ज्यादा है किसका वेट कम है, बस वो जो अर्थ होता है ना, अर्थ का वेट निर्भर करता है कि वो कम है या ज्यादा। अगर अर्थ एक ही है भैया, तो दोनों ऑब्जेक्ट को वो इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि मास का इक्वल होना जरूरी नहीं होता है। आप कितने भी भारी, अगर मुझे आप ऊपर से मान लो कोई उठा के मुझे फेंक दिया ऊपर और मैं धड़ाम से नीचे ही आऊंगी ना, मेरी हड्डियां पसलियां कहाँ टूटेंगी, जमीन पे आने के बाद ही टूटेंगी। अब आपको लगता होगा कि आप बहुत होशियार हैं, आपको कोई उठा के पटकेगा तो आप बिल्कुल नहीं गिरेंगे, आपकी हड्डियां नहीं टूटेंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप भी ऊपर जाएंगे ना तो मुझसे ज़्यादा नहीं कि ये मुझसे बराबर ही नहीं, हो सकता है कोई भी पार्ट आपका भी टूट जाए। क्योंकि अगर कोई आदमी ऊपर जाता है एंड ऊपर से नीचे आता है तो वो टूटता ही है। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैसे सपोज करो मैं छत पर हूँ, ठीक है, मैं छत पे खड़ी हुई हूँ, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, तो क्या मैं अगर 10 किलो की हूँ तो मैं 2 सेकंड में नीचे आ जाऊंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं समझे बात? मैं हूँ, ठीक है, एक छोटी बच्ची है, 2 लोग हैं, एक का वेट है 10 kg और मेरा वेट है 100 kg, मतलब मैं 1 कुंटल की हूँ और वो बच्ची 10 किलो की है। अब मुझे दोनों को पीछे से कोई धक्का दे रहा है, अचानक से क्या कर दिया, धक्का दे दिया। क्योंकि जब हम जानते रहेंगे और हमें कोई धक्का देगा तो वो पार नहीं जा पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को संभाले रखते हैं पहले से ही। हम ऐसे किसी के ठेलने के लिए थोड़ी बोले खड़े हो जाएंगे, कोई धक्का दे दे हम गिर जाए। तो वो आता है पीछे से, सडनली से क्या कर देता है, आपको धक्का मार देता है। अब वो 10 किलो की बच्ची और मैं दोनों ही नीचे गिरने वाले हैं। अब दोनों को धक्का दिया है एक साथ, दोनों नीचे आ रहे हैं, तो कौन धरती पे पहले पहुंचेगा? मैं या वो 10 किलो वाली बच्ची? कौन आएगा नीचे सबसे पहले? मैम आप दोनों आएंगे, क्योंकि आपका भी मुंह टूट सकता है, उसका भी, है ना। यह मासेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहेंगे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर उस पर इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका मास भी बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि कोई भी 2 वस्तुएं हैं, अगर उनका मास इक्वल नहीं भी है या इक्वल है तो जरूरी नहीं होता है कि इक्वल ही हो या अनइक्वल हो, लेकिन इनको अगर नीचे खींच रहा है अर्थ, आपकी अर्थ जो है नीचे खींच रही, तो इक्वल फोर्स से ही खींचेगी। ठीक है, तो वहां पर कोई विभेद नहीं होता कि मास ज्यादा है, ये बहुत भारी है तो ये धीरे धीरे नीचे आएगी, कोई या फिर वहीं लटकी रह जाएगी, नीचे आएगी ही नहीं, एक ही लेयर पर अटक जाएगी। छोटी बच्ची है तो वो नीचे आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी 4 phenomena दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज एबल टू एक्सप्लेन। आपको क्या करना है, 4 ऐसे फेनोमेना लिख ले हैं यूनिवर्सल लॉ के जो ग्रेविटेशन एबल टू एक्सप्लेन।
आपको ऐसे फेनोमेना 4 लिखने हैं जो ये बताने में सहायक हों कि जो ग्रेविटेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे लिए कैसे लाभप्रद है या फिर कैसे प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपको ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप एज्यूम करो, मान लो आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स होता ही नहीं, तो क्या आप रह पाते पृथ्वी पर? अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है या फिर कुछ भी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए पहले कि क्या यूनिवर्सल लॉ जो हमारा ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स है, क्या हमारे लिए जरूरी था? इसका होना जरूरी था कि क्यों आया ये ग्रेविटेशन फोर्स आया है तो हमें क्या दे रहा है, हमें क्यों चाहिए ग्रेविटेशन फोर्स या फिर नहीं ये चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, अब बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हो, उसकी यूज़ ही नहीं है, उसका यूज़ ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है उसका कुछ। तो जैसे आप बहुत सारी मैथ की किताबें बटोर के ले आते हो, पढ़ते एक ही हो, क्या फ़ायदा? तो वही चीज़ें पूछ रहा है, क्या अब ग्रेविटेशन फोर्स तो आपको मिलता ही है, हमेशा अप्लाई होता है, तो क्या उसकी ज़रूरत आपको थी, या अगर थी, है या रहेगी तो एक्सप्लेन करो कोई 4 फेनोमेना जिससे हम भी समझ पाए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल। तो ओके, देन फर्स्ट लेट्स डिस्कस। फर्स्ट आपका क्या है? सबसे पहले तो हम हैं जो पृथ्वी से बंधे हुए हैं। अगर आज ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो मैं इस धरती पर खड़ी नहीं हो पाती और आपसे बात नहीं कर पाती, आपको वीडियो बनाकर नहीं दे पाती, हो सकता है मैं कहीं और नजर आती, किसी और लोक में होती। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी हमें अपने आप से बांधे रखी है। यही ग्रेविटेशन फोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं, पृथ्वी ने हमें बांधा हुआ है, हमें और सभी वस्तुओं को क्या किया है? बांधा हुआ है। एक तो ये इसका फेनोमेना है ग्रेविटेशन का, जिसकी वजह से हम अर्थ पर रुके हुए हैं। वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, सेकंड थिंग आपका क्या है? आपको पता है कि पृथ्वी जो होती है, अर्थ, वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि हमें जीके से पता चला है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्यों गिरती नहीं है? क्यों सूर्य से जाके ऐसे टकराती नहीं है? जैसे आप सिबलिंग्स क्या करते हैं? झगड़ा करते रहते हैं। एक ने बिस्किट खा लिया तो दूसरा भी उसको क्या कर लेगा? बिस्किट मार के खा लेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि अर्थ और सन एक दूसरे से कभी नहीं टकराते हैं? या फिर क्यों इसके चारों तरफ ये घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है और सन को कोई फर्क ही नहीं है? ये इसको ढकेल भी नहीं पाता है, या फिर ये इसके ऊपर नहीं गिरता है, या ये इसके ऊपर नहीं गिरती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनके बीच भी फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन है। जो अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो इसको बांधे रखता है कि तू दूर रहो। देखो, कुछ अट्रैक्शन होता है पास लाता है। हमारे जेंडर्स में क्या होता है? पास आते हैं अट्रैक्शन में। इनके में क्या होता है? इनके जेंडर में क्या होता है? ग्रहों के जेंडर में ये पास नहीं आते हैं, अपने अपने पोजीशन पर रुके होते हैं, उसी फोर्स की वजह से जिससे आप पास में आते हैं। कोई ये चंपा है और ये ढकेलू है, दोनों की शादी कब होगी? चंपा और ढकेलू की शादी कब होगी? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अरे इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी ना शादी होगी। तो इनके बीच जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब देखो चंपा की शादी ढकेलू से हो जाएगी तो चंपा ढकेलू के घर आ जाएंगी ना, तो वो उसको खींच लाया अपने घर की नहीं खींच लाया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है कि जो उसको बर्तन धोने के लिए अपने घर उठा लाया और वो बर्तन धोती है। आपको कोई ठाट नहीं मिलता है ससुराल में, वो बर्तन धोने के लिए ही आपको लेके आता है, लेकिन आप खींचे हुए चले आते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन पृथ्वी क्यों सूर्य के यहाँ नहीं जाती, या सूर्य पृथ्वी के यहाँ क्यों नहीं आता है? अरे इन पर जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, ये इनकी पोजीशन पर इसको बांधे रखने का काम करता है
कि अर्थ जहां पर होती है वहीं पर रहेगी, घूमती रहेगी पर सूर्य के ऊपर नहीं गिरेगी, या सूर्य पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये होता है अर्थ और सन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से आप पृथ्वी पर है और सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं। एंड थर्ड थिंग क्या होता है कि आपको पता है कि मून क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मून क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। एंड फोर्थ थिंग, प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। प्लैनेट्स भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का हमारे जीवन में ये सभी महत्व है, ये सभी इंपॉर्टेंस है उनकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सपोज दैट द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स ट्वाइस। देखो, सपोज दैट, मानना है आपको, क्या करना है, मानना है। मान लीजिए कि अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या लिखा है पहले इसको नोट कर लो, जो दिया गया है वो नोट कर लो। रेडियस ऑफ द अर्थ इतना लिख लो पहले। कह रहा है सपोज करिए कि, ये आपको सपोज करने के लिए कह रहा है, चलो ये सोचने के लिए कह रहा है तो आप सोचो। ठीक है, सोचने के लिए कहो सोचो, पढ़ने के लिए कहे पढ़ो, लिखने के लिए कहे लिख डालो, क्योंकि इसी के सहारे हमें बढ़ना है आगे। ठीक है, तो ये जो कहेगा वही करना है आपको। सपोज करो, सोचो, सपोज किया, सपोज द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स ट्वाइस। पहले इकलौता पता हो तब दुकला पता होगा। तो ये कह रहा है कि सपोज करिए कि मान लो पृथ्वी का जो रेडियस है वो 2 गुना हो जाए। मान लीजिए पृथ्वी का रेडियस 2 गुना हो जाए, इट्स वर्जिनल रेडियस, अपने सामान्य, जो उसका सामान्य रेडियस है उसका 2 गुना हो जाए, तो एनी चेंज इन, विदाउट एनी चेंज, वो भी कोई परिवर्तन ना हो, बिना किसी परिवर्तन के उसकी त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है इन इट्स मास, उसके मास का 2 गुना हो जाती है, देन दैट विल हैपन टू योर वेट, तब उसका आपके वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आई? आपसे कह रहा है कि मान लो सपोज रेडियस ऑफ द अर्थ वर्जिनल, ये मानो सपोज वर्जिनल रेडियस ऑफ द अर्थ, मान लिया पृथ्वी का जो वर्जिनल रेडियस है हमें नहीं पता है, उसको मान लिया हमने कितना है, वर्जिनल रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू आर। हमने मान लिया पृथ्वी का वर्जिनल रेडियस क्या है, आर है। तो जब ये ट्वाइस हो जाएगा, आफ्टर ट्वाइस रेडियस, आफ्टर ट्वाइस रेडियस, जब रेडियस 2 गुना हो जाएगा तब क्या होगा, 2 गुणे आर हो जाएगा। ए भाई, अभी तक इसने रेडियस नहीं दिया था, आपसे कहा कि आप मानिए कि इसका रेडियस क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए। तो मैंने सबसे पहले ये माना कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आर है। अब उसने कहा कि यदि इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, वो भी बिना किसी परिवर्तन के, तो मैंने कर दिया, इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया। तो अब आपको बताना है इसके वेट पर क्या फर्क पड़ेगा, या किसी के वेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है कि नहीं। और हमारा जो फोर्स है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हमारा किसके हिसाब से लगता है, अगर बॉडी बहुत ज़्यादा भारी होती है या बहुत ज़्यादा हल्की होती है तो उस वजह से हमारा फोर्स डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि फोर्स वर्क पर डिपेंड करता है, वर्क डन पर, कि अगर वस्तु ज़्यादा भारी है तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, वस्तु कम हल्की है मतलब कम भारी है तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स है वो W के वर्क डन पर इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हुआ आपका वेट, फोर्स किस में बदल गया, वेट में। अब आपको क्या पता है, ध्यान से देखिएगा,
इन्होंने कहा रेडियस का 2 गुना कर दो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, तो F इज इक्वल के जगह क्या हो जाएगा W, बिकॉज हमें इसका रिलेशन वेट में बताना है कि वेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर G m1 m2 रहेगा ही, क्योंकि हमें इसके मतलब में कुछ नहीं दिया गया, हमें बस इतना कहा गया है कि पृथ्वी की रेडियस को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो R किस में बदल जाएगा, 2R में। R किस में बदल गया, 2R में। देखो ओरिजिनल रेडियस R माना था ना, और उसका 2 गुना होने पर कितना हो गया, 2R। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, G W नहीं, या फिर रखो, अभी कोई चेंज मत करो, F ही रखो, F 4 से निकाल रहे हैं ना, तब हम इसकी वैल्यू रखेंगे G m1 m2 अपॉन 2 दूना 4R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, F इज इक्वल टू 1/4 बाहर कर लूँ, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकते हो। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके प्लेस पे हमने W माना हुआ है, तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन 4। इसका मतलब है चौथाई वेट हो जाएगा आपका। बात समझ में? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो आपका वेट 4 गुना कम हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। एंड देन आपका क्वेश्चन ये है कि ऑन द अर्थ ऑफ अ स्टोन, ऑन द अर्थ ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ। कोई हाइट है जिसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी पर गिरा रहे हैं। सरफेस वाइल अनदर स्टोन इज सिमल्टेनियसली ड्रॉप्ड, और उसी के साथ क्या कर रहे हैं, जबकि उसी के साथ एक पत्थर और गिरा रहे हैं। कोई 2 पत्थर है, 1 2 पत्थरों को जमीन पर गिराया जा रहा है, इन दोनों को एक साथ धकेला जा रहा है फ्रॉम द सेम हाइट, और इनकी हाइट भी सेम है। मतलब अगर ये 12 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो ये भी कितने ऊंचाई से गिराया जा रहा है, 12 मीटर में। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पत्थर है जो पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो बताओ कौन सा पत्थर सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा। ध्यान से सुनो। ऑन द अर्थ ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम बेड in direction parallel to the earth surface while another stone is simultaneously dropped from the same height। ठीक है, 2 पत्थर हैं जिनको एक साथ किसी ऊंचाई से गिराया जा रहा है और वो ऊंचाई भी इक्वल है। तो आपको बताना है कि कौन सा पत्थर नीचे पहले आएगा। दोनों एक साथ ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हैज फॉलन 100 मीटर्स। ये ध्यान से देखने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टोन है जो कि गिराया जाता है, एक स्टोन जो गिराया जाता है कहाँ से, फ्रॉम अ क्लिफ। एक स्टोन को क्लिफ पर से गिराया जा रहा है, एक पत्थर है जिसको क्लिफ पर से गिराया जा रहा है। व्हाट विल इट्स स्पीड, तो उसकी स्पीड क्या होगी, when it has fallen 100 मीटर, यदि वह 100 मीटर फॉल हुई हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर पत्थर है शुरुआत में उसका जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, u इज इक्वल टू 0। u हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अगर कोई पत्थर रेस्ट पे है उसका स्टार्टिंग या इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 रहेगी, 100% है। और ये फॉल कितनी दूर हो रहा है, s इज इक्वल टू कितना दूर फॉल हो रहा है, 100 मीटर फॉल हो रहा है। कितना फॉल हो रहा है, 100 मीटर। एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है जिसको एक क्लिफ के ऊपर से गिराया जा रहा है, और एक पत्थर है जो एक क्लिफ के ऊपर से क्या हो रहा है, गिराया जा रहा है।
अब इसके बाद कह रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा जब वो 100 मीटर चल लेगा, मतलब जब 100 मीटर तक वो गिर जाएगा, काफ़ी नीचे आ जाएगा, तो उसका स्पीड क्या होगा, आपको यही बताना है, स्पीड बताना है। 100 मीटर चल दिया, ठीक है, स्पीड क्या होगा, मतलब वेलोसिटी पूछ रहा है, v इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है स्पीड, स्पीड का रिस्पेक्ट इसमें वेलोसिटी से है, ठीक है, ये मत कह देना मैम ऐसे ही दिया है, यस दे चुका है पहले से ही। 100 मीटर चल चुका है पत्थर, ऊपर से गिरने के बाद क्लिप पर से गिरा, 100 मीटर चला, अब उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। शुरू में तो वो 0 पोजीशन पर था, रेस्ट पर था, अब अचानक से नीचे गिर रहा है, वो 100 मीटर तक पहुंच भी गया है, अब उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। तो आपको फॉर्मूला पता है एक, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये क्यों लिया है, बिकॉज हाइट के रिस्पेक्ट में है और हम ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गिराई जाती है तो वहाँ g लगता है, a नहीं लगता। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला होता है, v की वैल्यू आपको निकालनी है, u की वैल्यू है 0, 2 इंटू जी का वैल्यू कहीं कहीं 10 तो कहीं कहीं 9.8 लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों एग्जैक्ट है, सही है। यहाँ पर 100 हो जाएगा तो v स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, 100,000, 2000 हो जाएगा, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो v इज इक्वल टू √2000 और 2000 का वर्गमूल कितना आएगा, 2000 का वर्गमूल कितना आएगा, तो ये आएगा 10√20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देख लीजिएगा।